जैसे ध्यान दीजिए, जैसे अगर यफ मैक्स भी से यू होता है, और अगर यफ इज इक्वल टू ए यू प्लस बी भी बराबर ए एफ यू और प्लस का बी एफ ऑफ भी, अगर यह कंडीशन होल्ड होता है तब ऐसे एफ को हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तब इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसी एफ को या टी से दिखा सकते हैं या फिर टी लिख सकते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यह मैपिंग इस तरह की जो मैपिंग या कंडीशन होल्ड करती है जो एक वेक्टर स्पेस दूसरे वेक्टर स्पेस में डिफाइन होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, है ना। और अगर भी से भी में ही हो जाए, ठीक है, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर स्पेस में, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, यह बराबर ए यू प्लस बी कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब इसी को हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। तब ये लीनियर ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, उसी से उसी में ऑपरेट हो रहा हो, ठीक ना। और अगर यफ मैक्स भी से यफ में हो जाए, है ना, और यही कंडीशन होल्ड हो, यफ इज इक्वल टू ए यू प्लस बी भी बराबर ए एफ यू प्लस बी भी, है ना, बी एफ भी, तो ऐसे केस में यफ को हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। तो ये लीनियर फंक्शनल तक की बातें आपसे मैंने कर लिया था, लीनियर फंक्शनल की बातें हो गई, ठीक है, इतनी बातें हो गई। अकॉर्डिंग करो डुअल स्पेसेस, चलो ये भी जान ही लो। चलो एक टॉपिक बता देते हैं, बस एक ही टॉपिक बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो मतलब नहीं है, डिस्टर्ब होंगे खाली आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी जो अलजेब्रा आपने पढ़ा है, ग्रुप थ्योरी हो, रिंग थ्योरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है ना। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को कम करके रखना ही होगा। अगर दोनों चीज़ों पे आप अगर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर देंगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। किताबें कहने को दो है, लेकिन आपको पूरी 4 किताबें पढ़नी है फुल टू फुल, ठीक है। ये चीज अच्छे से जान लीजिएगा। तो चलिए इसमें हेडिंग करिए डुअल स्पेसेस। हाँ, डुअल DUAL, डुअल स्पेसेस। देखिए, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ, लेट कैपिटल V बी अ वेक्टर स्पेस, लेट कैपिटल V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ, over the field of, then the set V dash, then the set V dash of all the linear functional, then the set V dash of all linear functional, of all linear functional and capital V of all linear functional, of all linear functional and capital V is also a vector space, is also a vector space over F, is also a vector space over F, capital F, with addition and scalar, with addition and scalar, with addition and scalar multiplication defined by scalar multiplication defined by f1 plus f2 x is equal to f1x plus f2x and a f1x is equal to a f1 और x। ये दो प्रॉपर्टी इस तरीके से आपको होल्ड होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी इस तरीके से आपको होल्ड होती हुई, जैसे ब्रैकेट में लगा सकते हैं, ये होल्ड होती हुई दिखाई देगी। Where f1 and f2 are the linear functional, जहाँ पे f1 f2 क्या है, where f1 and f2 are linear functional and V and x belongs to V, a belongs to f, ये चीज, ठीक है। मतलब समझिएगा बहुत, डुअल स्पेस एक्चुअल में है क्या, फिर से समझने की कोशिश करिए, डुअल स्पेस है क्या, है ना। आप आराम से समझ सकते हैं, चीजों को दिखा भी सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर f मैप्स V to F, है ना, अगर एक मैपिंग है और वह मैपिंग यह कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब ये जो है ना लिनियरिटी की कंडीशन है, इस तरह से ए एफ यू और प्लस का बी एफ बी, अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई करती है जहाँ पे यू और भी कैपिटल V का एलिमेंट है और ए और बी एफ का एलिमेंट है,
तो अगर यह मैपिंग जो V से F में डिफाइंड है वो यह कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इस मैपिंग को हम लीनियर फंक्शनल के नाम से जानते हैं। ये लीनियर फंक्शनल है। बात समझ में आ रही है? अब आगे कहानी क्या है? कहानी देखो ये है, ये तो लीनियर फंक्शनल हो गया। अब जरूरी नहीं है कि एक ही मैपिंग V से F में डिफाइंड हो जो यह कंडीशन सेटिस्फाई करे, है ना। एक से अधिक मैपिंग भी हो सकती है जो V से F में डिफाइंड हो और यह कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, है ना। मतलब कि किसी वेक्टर स्पेस से फील्ड में जो लीनियर फंक्शनल है वह एक से अधिक डिफाइंड हो सकते हैं। तो जो एक से अधिक लीनियर फंक्शनल डिफाइंड होंगे उन लीनियर फंक्शनल का एक सेट बना लीजिए। ऑल लीनियर फंक्शनल विच इज डिफाइंड फ्रॉम V to F, है ना, वे सभी लीनियर फंक्शनल जो V से F में क्या हो, डिफाइंड हो। उन सभी लीनियर फंक्शनल का जो सेट होता है ना, दैट सेट आल्सो फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। वो जो लीनियर फंक्शनल का सेट होता है जो V से F में डिफाइंड है, उन सभी लीनियर फंक्शनल का जो सेट होता है वह भी एक वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, देखो यह एडिशन अपना किसके बीच में लगा, लीनियर फंक्शनल के बीच में लगा है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, इस तरह से एडिशन काम करेगा। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से काम करेगा। तो इन दोनों ऑपरेशन के अंतर्गत जो लीनियर फंक्शनल का सेट होता है वह वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे वेक्टर स्पेस को डुअल स्पेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? डुअल स्पेस का वेक्टर स्पेस तो जनरेट करते हैं आप लोग, है ना। लीनियर फंक्शनल जान गए, अगर वेक्टर स्पेस से फील्ड में कोई मैपिंग डिफाइन करें जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करे उसे हम बोलते हैं लीनियर फंक्शनल। और सभी लीनियर फंक्शनल का सेट जो होता है ना, वह सेट खुद वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों ऑपरेशन के अंतर्गत वो वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन करता है, उसको हम बोलते हैं डुअल स्पेस। एक चीज आप भले डुअल स्पेस में क्या होता है, डुअल स्पेस में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो लीनियर फंक्शनल होते हैं। डुअल स्पेस में कैसे एलिमेंट होते हैं, लीनियर फंक्शनल। जब बोले डुअल स्पेस तो पहले डुअल स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस होता है। उसमें कैसे एलिमेंट होते हैं, उसमें लीनियर फंक्शनल होते हैं। उसमें एलिमेंट के रूप में कौन होता है, लीनियर फंक्शनल। क्लियर है सबको ना? लीनियर फंक्शनल आपके जो है एलिमेंट के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, अब इसी में आगे हेडिंग करिए। डुअल स्पेस के बाद हेडिंग करते हैं हम लोग डुअल बेसिस। अब डुअल स्पेस का बेसिस जो होगा वो डुअल बेसिस होगा। हर वेक्टर स्पेस का अपना बेसिस होगा। देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमने पढ़ा हुआ है कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक बेसिस होता है। तो अगर डुअल स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस है तो डुअल स्पेस अगर वेक्टर स्पेस है तो उसका जो बेसिस होगा उसे हम डुअल बेसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब उसको थोड़ा अलग तरीके से भले दिखाया लेकिन मतलब वही निकल के आएगा यार। देखिए इसमें लेट कैपिटल भी डुअल बेसिस में लेट कैपिटल भी is an n-dimensional vector space over the field. Let capital V is an n-dimensional, small n-dimensional vector space over the field capital F, over the field capital F, and let capital B and let capital B is equal to कैपिटल B is equal to x1, x2, x3, डाटा डॉट xn. कैपिटल B is equal to x1, x2, x3 dot xn is a basis of capital V. Is a basis of capital V. Then there is a uniquely determined. बोला है there exists a basis for each finite dimensional vector space uniquely. उस तरह से यहाँ भी है. Then there is a uniquely determined basis. Then there is a uniquely determined basis B dash. Uniquely determined basis B dash is equal to f1, f2, f3, data dot fn. There is a uniquely determined basis. भाई देखो डुअल स्पेस में कौन से एलिमेंट होते हैं, डुअल स्पेस में कैसे एलिमेंट होते हैं, लीनियर फंक्शनल होते हैं। तो डुअल स्पेस का जो बेसिस होगा, बेसिस में जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ के एलिमेंट होते हैं, वेक्टर स्पेस में एलिमेंट होते हैं। तो डुअल स्पेस के बेसिस में डुअल स्पेस के एलिमेंट होंगे। तो डुअल स्पेस में कैसे एलिमेंट, लीनियर फंक्शनल। तो जो बी डैश है ये जो बेसिस है इसमें कैसे एलिमेंट बन रखा हुआ है, लीनियर फंक्शनल। तो ये किसका बेसिस होगा, डुअल स्पेस का। बस नहीं तो देखिए इसमें इज अ बेसिस
यूनिकली डिटरमाइंड बेसिस बी डैश इज इक्वल टू इतना फॉर भी डैश ये डुअल बेसिस है, ये डुअल बेसिस सो डुअल स्पेस, बी डैश क्या है, डुअल स्पेस है, फॉर भी डैश डुअल स्पेस है बी डैश सच दैट एफ आई एक्स जे इज इक्वल टू 0 and 1, आई इज इक्वल टू जे एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे। इस तरीके का रहेगा ये आपका लीनियर फंक्शन, सॉरी आई इक्वल टू जे, एक मिनट रुक जाओ, आई इक्वल टू जे पे 1 आपको दिखाई देगा और आई इज नॉट इक्वल टू जे पे 0 दिखाई देगा अगर ऐसा है। ठीक है, देन लास्ट में लीजिए बी डैश इज कॉल्ड द डुअल बेसिस, ऐसा कंडीशन होल्ड करने वाला बी डैश इज कॉल्ड द डुअल बेसिस ऑफ भी डैश, बी डैश मतलब डुअल स्पेस ऑफ भी डैश। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, अब वो चीज समझिए कैसे आते हैं। बहुत इजीली आप बता सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे करना होता है। एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है डुअल बेसिस डुअल स्पेस संबंधित आएगा, कोई नहीं तो नहीं आने वाला। क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट, आपको वेक्टर स्पेस का बेसिस दे देगा और डुअल स्पेस का बेसिस आपसे पूछेगा। फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट, फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट B is equal to 1 minus 1 3 0 1 minus 1 0 3 minus 2 for R3R ठीक है। तो ये आपको डुअल बेसिस आपको इस बेसिस सेट दिया है, इसका हमको क्या प्राप्त करना है, डुअल बेसिस आपको फाइंड करना है। ठीक है, डुअल बेसिस फाइंड करना है। अब देखिए कैसे डुअल बेसिस आप फाइंड करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसको डुअल बेसिस का फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? और ध्यान दीजिए आप, सबसे पहली बात इसमें क्या है कि इसमें ये बी दिया है, ये किसका बेसिस है, R3R का, ये भी है हमारा, भी है, ये x1 x2 x3 ये सब एलिमेंट है और हमको बेसिस फाइंड करना है किसका, डुअल स्पेस का बेसिस फाइंड करना है। मतलब हमें f1 f2 f3 फाइंड करना है। जैसे जो आप लिखवाया गया डेफिनेशन उसमें x1 से लेके xn तक b का एलिमेंट है, तो f1 से लेके fn तक b डैश का एलिमेंट है। तो अगर x1 x2 xn x1 x2 x3 ये अगर b मतलब R3R का अगर बेसिस है तो हमें फाइंड करना है b डैश मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है b डैश मतलब हमें फाइंड करना है f1 f2 f3 फॉर किसके लिए, v डैश मतलब किसके लिए, डुअल स्पेस के लिए, यही हमको फाइंड करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? फिर से सोल्यूशन लिखिए, फिर 2 लाइन लिख लीजिए, फिर मैं सोल्यूशन करता हूं आपको। लेट x1 इज इक्वल टू ठीक बेटा, लेट x1 इज इक्वल टू 1 minus 1 3 पहला वाला, x1 इज इक्वल टू 1 minus 1 3 कमा x2 इज इक्वल टू 0 1 minus 1 कमा x3 इज इक्वल टू 0 3 minus 2 0 3 minus 2 ठीक है ना, -2। देखिए सो दैट कैपिटल B इज इक्वल टू सो दैट कैपिटल SO सो दैट कैपिटल B इज इक्वल टू SO सो दैट कैपिटल B इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x1 x2 x3 x1 x2 x3 is the given basis set now the dual basis of capital B will also of dual basis of capital B will also consist of 3 functional। dual basis में कैसे एलिमेंट फंक्शनल होंगे ना, 3 functional। let B dash is equal to यही B dash is equal to
F1 F2 F3 फॉर V डैश डुअल स्पेस ऑफ डुअल बेसिस ऑफ P। ये जो V डैश है वो B का क्या कहलाएगा? डुअल बेसिस। किसके लिए डुअल बेसिस? V डैश के लिए। क्लियर है? ये हमको फाइंड करना है, यही हमको फाइंड करना है। क्लियर है? अब ध्यान दो, जब ये फाइंड करना है तो किस तरीके से हम लिखेंगे, क्या तरीका होगा? देन अच्छा हमको लीनियर फंक्शन फाइंड करना है। लीनियर फंक्शन मतलब मुझे एक मैपिंग फाइंड करनी है, मुझे F1 F2 F3 मैपिंग फाइंड करनी है। वो मैपिंग कैसे काम कर रही है? वो मैपिंग V से F में काम कर रही है। जो F1 F2 F3 कहाँ से कहाँ काम करेगा? यह F1 काम करेगा V से F में, ये F2 कहाँ से कहाँ काम करेगा? V से F में। F3 कहाँ से कहाँ काम करेगा? V से F में। यह है, यही हमको F1 F2 F3 फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, देन लेट कर लेते हैं कि जो F1 है ये जब किसी ABC पे लगेगा, ABC मतलब कोई F1 कहाँ लगेगा? V के नहीं एलिमेंट पे लगेगा। अब V क्या है? R3 तो मतलब 3 टपल। तो जब F1 ABC पे लगेगा तो कुछ ना कुछ आएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो आएगा, है ना, A1 और प्लस का B A1 और प्लस का C A1, ऐसा मैं मान लेता हूँ। इसी रूप में मान लेते हैं A1, है ना। ऐसा एक काम करते हैं, A1 A2 अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A1 A2 A3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग कोई दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। X Y Z भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। तो F1 इक्वल टू ABC A1 मान लेते हैं कि जो F1 ABC पे लगेगा तो इस तरीके से रिजल्ट आपको देगा। अब यही हमको पता करना क्या होगा आखिर में, तो लीनियर फंक्शन में मिलेगा। F2 इज इक्वल टू मान लेते हैं इस तरीके से ABC, और चूंकि 3 तो इसलिए AB आप अलग अलग कर देते हैं, इसको बोलते हैं ये A1 और B A2 और C A3 है ना। तो F2 वाला हम करेंगे, कुछ गड़बड़ नोटेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। A1 A2 A3 हो गया। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। B1 मान लेते हैं, A B1 और B B2 और फिर C B3। क्लियर है? मतलब ABC में B1 B2 B3 से गुणा कर दिया ऐसे। F3 मैंने मान लिया ABC, इसको मैं मान लिया A C1 और B C2 और C C3। क्लियर है? ऐसा मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई समस्या नहीं किसी को। और अपने इसमें नोटेशन बना सकते हो, है ना। आपको एक बस नंबरिंग लेना है ऐसे कि अगर उसमें A1 A2 A3 से करते, दूसरे में B1 B2 B3 से कीजिए, तीसरे में C1 C2 C3 से कीजिए, या पहले में A डैश B डैश C डैश से, अगले में A डबल डैश B डबल डैश ऐसे करके कर दीजिए, लिंक करिए अलग अलग करके ऐसे। ठीक है ना? अब ध्यान दो कैसे करना है, बहुत सिंपल। अब सिंस Fixj कैसे डिफाइंड है? Fixj ये तो डिफाइंड है ना डुअल बेसिस और डिफिनेशन में। ये आपका 1 आएगा जब I इज इक्वल टू J, यही ना। और 0 आएगा व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक, आइए बारी बारी से पहले हम बात करते हैं F1 के लिए। F1 के लिए बात करते हैं, तो चलिए देखो, अब F1 Fixj, चलो I इक्वल टू 1 फिक्स कर देते हैं। तो F1 X1 F1 X2 और F1 X3। ठीक है, ऐसे पहले F1 का। अब F1 X1 का मतलब क्या? F1 X1 का मतलब X1 है कितना? 1 - 1 3, यही ना है, 1 - 1 3। F1 X2 है कितना? 0 1 - 1। F1 X3 है कितना? 0 3 - 2। क्लियर? अब F1 काम कैसे कर रहा है? F1 काम कैसे कर रहा है? F1 जब किसी ABC पर लग रहा है तो A1 A2 A3 से गुणा करके मिल रहा है। A1 से गुणा कर दीजिए, A1 माइनस का A2 और प्लस का 3A3, 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये दूसरे वाले में किससे गुणा करना है? ये उसी से गुणा करना है, A1 A2 A3 से। F1 है ना कुल, तो A1 A2 A3 से गुणा करना है। A1 से गुणा करेंगे मतलब 0 A1 है ना, और माइनस प्लस का A2 माइनस का A3, है ना। हाँ। इसमें भी A1 A2 A3 से 0 A1 और प्लस का 3A2 और माइनस का 2A3। क्लियर है? और हम ये भी जानते हैं F1 X1 सेम, तो ये इक्वल टू 1 हो गया। यस सर, 1 2 आ गया, 0 B1 सेकंड वाला B1 सेकंड तो F2 वाले लगेगा ना। इस सब में F1 है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। फिर ये देखो, ये 1 और 2 है, I इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 हो गया, बराबर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सुनिए मास्टर, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है।
सॉल्व कर लीजिए तीनों इक्वेशन को। जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। इसमें a1 है, ये नहीं है, a2 माइनस a3 इक्वल टू 0 और 3a2 माइनस का 2a3 इक्वल टू 0। तो ये आपका आएगा a2 इज इक्वल टू 0 और a3 इज इक्वल टू 0। ये रख देंगे, इसमें रख देंगे, देन वी गेट a1 इज इक्वल टू 1। यह हो गया 10। तब हमें मिल गया भैया F1 ABC हमें मिल गया, F1 ABC हमें मिल गया, है ना। A है ना, A मान लीजिए A1 कितना है हमारा 1 है, तो A मिल गया, और ये दोनों 0 है, तो ये हो गया। पहला लीनियर फंक्शन ऐसा ही है। तो पहला लीनियर फंक्शन कैसे काम कर रहा है V से F में, जब वो V के किसी भी एलिमेंट में लग रहा है तो रिजल्ट रूप में F का एलिमेंट एक स्केलर मिल रहा है, जो उसका पहला एलिमेंट ही है। ये पहला लीनियर फंक्शन मिल गया हमें, बेसिस डुअल बेसिस का पहला एलिमेंट मिल गया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, F2 को चालू करेंगे। F2 में क्या करेंगे आप, F2 में इसको ऐसे लिखेंगे, F2 x1 फिर F2 x2 फिर F2 x3। क्लियर है? यस। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप, है ना। अब इसमें B1 B2 B3 से, है ना, B1 B2 B3 से, तो पहले लिखोगे F2 x1 है कितना 1 - 1 3, है ना, F2 और 0 1 - 1, फिर F3 फिर कितना 0 3 -2। क्लियर है? अब इसको B1 B2 B3 से गुणा करिएगा। जब B1 B2 B3 से गुणा करोगे, बहुत ध्यान समझो मेरी बात, जब B1 B2 B3 से गुणा करोगे तो सेम यही कुछ आएगा, है ना। तो मान क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा B1 माइनस का B2 और प्लस का 3B3, यही ना। बस जहाँ A1 A2 3 वहाँ B1 B2 B3 आएगा, तो जाएगा आपका। फिर इसको दूसरे वाले में A1 मतलब A1 लिख B2 लिख देते हैं, B2 आएगा माइनस का B3 आएगा, और तीसरे वाले में आएगा 3B2 माइनस का 2B3 आएगा, है ना। अब देखो F2 F1 सेम नहीं है, 0 है ना, तो 0 हो जाएगा। हाँ, इसमें यह 1 होगा, ये 0 होगा, यही अंतर खाली आएगा सब में, और कुछ नहीं आएगा, बस इतने अंतर आएगा। इक्वेशन सब सेम बनेंगे, है ना, अंतर बस यही आएगा। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3B2 माइनस का 3B3 इज इक्वल टू 1, और इसको ऐसे करने देते हैं 3B2, ये 3 हो जाएगा ना, 3B2 माइनस का 2B3 इज इक्वल टू 0, यह माइनस यह प्लस और यह माइनस, तो इससे कैंसिल, 2 में से 3 जाएगा, माइनस का B3 इज इक्वल टू 3, तो B3 इज इक्वल टू आपको 3 मिल गया। B3 इक्वल टू 3 रख देंगे यहीं पे, यह ट्रांसफर कर देंगे, तो B2 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा ना, B2 इक्वल टू 4। अब B2 इक्वल टू 4, B3 इक्वल टू 3, तो यहाँ B1 का मान निकाल लीजिए, B1 इज इक्वल टू, है ना, क्लियर है ना, B3 इक्वल टू -3, तो जब B3 इक्वल टू माइनस का 3 आएगा, तो -3 यहाँ रख देंगे, -3 प्लस -2 हो जाएगा, ये B2 इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। अब रख दो इसको, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 2, तो प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे माइनस का 3, तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 9 माइनस का 7 ट्रांसफर उधर कर देंगे 7, फिर 7 हो गया। तो जो हमारा F2 ABC मिलेगा, ये क्या मिलेगा, F2 ABC, तो AB1 7A, फिर BB2, है ना, तो BB2 तो B माइनस का 2B, है ना, CB3, तो B3 का मान कितना है, माइनस का 3C, ये दूसरा लीनियर फंक्शन। तो ये सॉल्व करेंगे तो एक स्केलर आएगा ना, सॉल्व करेंगे फील्ड का एलिमेंट, ऐसे फिर तीसरा निकालेंगे आप, ठीक है। तो ये जो F1 F1 आ गया, F2 ऐसे तीसरा F3 आ जाएगा, ये F1 F2 F3 क्या आ जाएगा, डुअल बेसिस, समझ लीजिए। आप इसी तरीके से जैसे F1 F2 फाइंड किया गया है, सेम उसी तरीके से आप F3 भी फाइंड कर लीजिएगा। चलो एक टॉपिक और दिखा देते हैं, हेडिंग करो, एनहिलेटर्स। ठीक है, हम बात करते हैं कि एनहिलेटर्स क्या होता है, उसकी बात करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए V कोई वेक्टर स्पेस, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, V कोई वेक्टर स्पेस है, V बी अ वेक्टर स्पेस, एंड यस बी एनी सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ भी। यस क्या हो, भी का सबसेट, है ना। अब ये सबसेट जो यस है, जो भी का सबसेट है, यह बस सबसेट ही है, नॉट नेसेसरली अ सब स्पेस। जरूरी नहीं कि सब स्पेस हो या ना हो, कि सब स्पेस है उसका कि सब स्पेस नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली क्या होना चाहिए, सबसेट, नॉट नेसेसरली सब स्पेस। मतलब सब स्पेस का अनिवार्यता नहीं है, खाली सबसेट की अनिवार्यता है। Let V be a vector space and yes be a any subset of capital V. Then the set of all linear functional on V अच्छा, अब इसमें बात करते हैं कि V के और सभी लीनियर फंक्शनल ऑन V विच डिफाइंड एज, जो इस तरीके से डिफाइंड हो, किस तरीके डिफाइंड हो यहाँ पे, विच डिफाइंड एज S0, इसको बोलते हैं एनिहिलेटर ऑफ S, पढ़ते हैं एनिहिलेटर ऑफ S पढ़ते हैं इसको, एनिहिलेटर ऑफ S। तो इसमें एनिहिलेटर ऑफ S में भी के या आप वो भी बोल सकते हैं कि F जो है ना यहाँ पे F इसमें वे जो है लीनियर फंक्शन आएंगे, इसमें वे लीनियर फंक्शन आएंगे, एनिहिलेटर ऑफ S में वे लीनियर फंक्शन आते हैं जो जब किसी x पे लगे तो रिजल्ट क्या कर दें, 0 कर दें। लेकिन ये x कहाँ का होना चाहिए, S का होना चाहिए, ये चीज। अगर ऐसा है इज कॉल्ड, अगर ऐसा है, ऐसे होल्ड करा है तो इसको बोलते हैं इज कॉल्ड एनिहिलेटर्स ऑफ S। तो उसको S का एनिहिलेटर करो, मतलब समझिए मेरी बात, बहुत ध्यान समझिए। V वेक्टर स्पेस है ना, F कोई फील्ड है, अब हम लीनियर फंक्शनल V से F में डिफाइन कर दें, S कोई V का सबसेट है, तो V से F में डिफाइन होने वाले वे सभी लीनियर फंक्शनल जो S के एलिमेंटों पे जब लगे तो रिजल्ट क्या कर दें, 0। V से F में डिफाइन सभी लीनियर फंक्शनल नहीं, है ना, वे लीनियर फंक्शनल V से F में डिफाइन होने वाले जो S के एलिमेंटों पर लगने पर S के रिजल्ट को 0 कर दें, है ना। X बिलोंग्स टू S, तो X के एलिमेंटों पर लगने रिजल्ट को 0 कर दें, उन सभी लीनियर फंक्शनल के सेट को बोलते हैं एनिहिलेटर ऑफ S। और जिस सेट V के जिस भी सबसेट के एलिमेंटों पर लगकर वो F 0 करेगा, वो सभी F जो है उसी सेट के, उसी सेट S के क्या कहलाएंगे, एनिहिलेटर। तो इसी F 0 को हम बोलेंगे एनिहिलेटर ऑफ S। इसी में पढ़ते हैं एनिहिलेटर ऑफ S, लेकिन डबल 0 लग जाता है सिंबल में, पसंद आ रही है, ये चीज है। तो अब ये जो एनिहिलेटर ऑफ S होता है ना, इट इज आल्सो सब स्पेस, ये भी सब स्पेस का फॉर्मेशन करता है। सर क्वेश्चन में आपको भेजा था ऐसे, है ना, हाँ, ये भी सब स्पेस का फॉर्मेशन करता है। तो पहले इसको लिख लीजिए, भी इस पे क्वेश्चन एक थ्योरम करवा देते हैं आपको। थ्योरम ही था जो W कहाँ का, ये भी लिख लीजिएगा, यह लीनियर फंक्शनल है लेकिन कहाँ के एलिमेंट होंगे, V डैश के, मतलब डुअल स्पेस। लीनियर फंक्शनल का सेट कहाँ बनेगा, डुअल स्पेस, तो डुअल स्पेस का आपका एलिमेंट रहेगा, मतलब F जो है डुअल स्पेस का एलिमेंट रहेगा। तो जो थ्योरम हमारा बनेगा, मैं इसमें लिख देता हूँ, थ्योरम बनेगा वो यह बनेगा कि एनिहिलेटर ऑफ S इज अ सब स्पेस ऑफ, बहुत आसान है, इज अ सब स्पेस ऑफ V डैश। डुअल स्पेस जो S का एनिहिलेटर होता है, डुअल स्पेस का क्या होता है, सब स्पेस होता है, डुअल स्पेस का सब स्पेस होता है। S का एनिहिलेटर जो होता है वो डुअल स्पेस का सब स्पेस होता है, ठीक है। तो चीज अब यहाँ से दिखा, तो किसी को सब स्पेस कैसे दिखाते हैं, है ना, मतलब हमको ये दिखाना है कि जो S0 है, S0 है ना, ये जो S0 है ये आपका सब स्पेस का फॉर्मेशन करेगा, यह सब स्पेस का फॉर्मेशन करेगा, किसके सब स्पेस का, डुअल स्पेस का, है ना, डुअल स्पेस का जो है सब स्पेस होगा। तो किसी को सब स्पेस कैसे दिखाते हैं, इसको भी सब स्पेस दिखाना, 2 एलिमेंट वहां से ले लेना है, चलो लेट कर लेते हैं, 2 एलिमेंट F1 और कामा F2 बिलोंग्स टू S एनिहिलेटर। S एनिहिलेटर को सब स्पेस दिखाना है तो S एनिहिलेटर से 2 एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट कैसे लेंगे, फंक्शनल के रूप में ले लिया यहाँ पे,
सच दैट आप जानते हैं एनिलेटर में एलिमेंट जो है वो लीनियर फंक्शनल, और कैसे लीनियर फंक्शनल है कि f1 जब किसी x को लगेगा तो 0 करेगा, f2 जब किसी x को लगेगा 0 करेगा। ये x कहाँ का फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, ये जो x होगा वो आपका s का एलिमेंट होगा। क्लियर है? अब दो एलिमेंट ले लेते हैं फिर से एंड लेट कर लेते हैं a, b बिलोंग्स टू f, दो एलिमेंट फिर से ले लेते हैं। तो अगर ऐसी बात है देन तो a f1 और प्लस का b f2, अगर ये वाला एलिमेंट भी एनिलेटर s में चला गया तो एनिलेटर s सब स्पेस हो जाएगा b डैश का। तो ये जो लीनियर फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल है ये, है ना, f1 लीनियर फंक्शनल, f2 लीनियर फंक्शनल, तो a f1 प्लस b f2 लीनियर फंक्शनल होगा। अब ये लीनियर फंक्शनल s नॉट या s0 में तभी जाएगा जब वह इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करे, x पे लगने पे 0 रिजल्ट दे देगा, 0 रिजल्ट दे देगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे, है ना, पहले इस a f1 को इस पर बारी बारी लगाएंगे, a f1 x मतलब a f1 भी x पे लगेगा और b f2 भी x पे लगेगा। तो ये b डैश डुअल स्पेस है, डुअल स्पेस में मैपिंग कैसे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, a बाहर करके आप ऐसे लिख सकते हैं f1x और b बाहर करके f2x। और इस तरीके से a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 मतलब हो जाएगा 0। और जब ऐसा हो गया इसका मतलब कि a f1 और प्लस b f2 belongs to annihilator of S, which implies annihilator of S is a subspace of V dash। ठीक, क्लिक कर लीजिए। अब बहुत नई बातें करेंगे और आगे जाएंगे तो आपके लिए और टिपिकल होता चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब इतना इसको देख लीजिए। अब जो चीज़ें उनको करते रहिए और कोई चीज़ लगाइए नहीं, आपको और कुछ भी ऐसा बताया सकता है तो मैं ऐसे बना के आपको भेज दूंगा, उससे जरूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ाया गया उतना तैयार करके अब उतना सही सही एग्जाम में लिख लेना बहादुरी है, ये चीज़ जान लीजिए। तो जो मेन जितनी भी चीज़ें थी, आपको जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए थी वो सब आपको हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं भी कोई दिक्कतें यहाँ के सिलेबस से या किसी कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी नहीं होंगी, अब आराम से आप कर सकते हैं। नंबर थ्योरी में भी आपको मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखती है और बोर्ड एग्जाम में रखते हुए बतानी चाहिए, सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें एक दो टॉपिक रह गई हैं तो हम देखेंगे तो उसका एक वीडियो बना के आपको हम सेंड कर देंगे, लेकिन बस खाली जानकारी के लिए उसको एग्जाम के पर्पज़ से मत रखिएगा, कोई मतलब उसका नहीं है। एग्जाम के पर्पज़ से जितनी चीज़ें थी सब मैंने बता दिया है। पहले आपका प्रिपरेशन आपके नोट्स पे होना चाहिए, आपका नोट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी कुछ करें वो अलग बात है, लेकिन उतना कर लेंगे उतनी बहुत बात हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। और जो ग्रुप थियरी और रिंग थियरी का जो मैंने नोट्स बनवा दिया है, मेरे हिसाब से मैंने उसको ज़्यादा बनवा दिया है, उसमें थ्योरम ज़्यादा मैंने करवा दिए, मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ, मैंने लीनियर अलजेब्रा का नोट्स बहुत सही किया है, आपके हिसाब से बहुत सही बनवाया है वो एकदम सिस्टमेटिकली। गेम थियरी नंबर थियरी का भी जो आपको मैंने नोट्स किया है वो भी सिस्टमेटिकली है, लेकिन हम लोग का ग्रुप थियरी में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग उतना था बचा के ऐसे ही थ्योरम को आप, हाँ ऐसे ही थ्योरम को आप ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा जो आपके एग्जाम के पर्पज से सही होंगे। ठीक है, और मैं पढ़ाते हुए मैं आपको हिंट देते गया था कि कहाँ पे कौन से न्यूमेरिकल कौन से थ्योरम कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं या आ सकते हैं, तो आप उन्हीं को ही फोकस करिएगा, बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा फोकस के चक्कर में मत पड़िएगा। तो ये बात बता दीजिए ना कि अब बहादुरी है ना, लिख देना, वहाँ पे जितना आता है उतना लिख देना बहादुरी है। 2 घंटे सब आना बहादुरी नहीं, वहाँ मतलब नहीं है। अब वहाँ पे है कि जितना आता है उतना लिख देना बहादुरी है। ZES00 क्या नाम है ना, एनिहिलेटर ऑफ एस, 2 बार बोलेंगे उसी को, क्या एनिहिलेटर ऑफ एस। अब ये है ना, अब एक खुद वेक्टर स्पेस सब स्पेस हो रहा है ना, अब यही डुअल स्पेस जो है ना, तो डुअल स्पेस को भी एक वेक्टर स्पेस होता है। अब उसको डुअल स्पेस में वेक्टर स्पेस मान लो। अब वही जो डुअल स्पेस जो वेक्टर स्पेस लगा रहे थे, अब उसी पे आप उसी डुअल स्पेस को वेक्टर स्पेस मान के वही कहानी थी, इस पर ऑपरेट कर दीजिए, बाई डुअल बन जाएगा। ऐसे एनिहिलेटर है आपका, तो एनिहिलेटर खुद सब स्पेस है ना, मतलब खुद वेक्टर स्पेस बना रहा है ये। अब एनिहिलेटर ऑफ एनिहिलेटर, अब इस जो खुद वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो अब ये जो डुअल स्पेस है, डुअल स्पेस V डैश, अब वे सभी, अभी आप किसका था, V वेक्टर स्पेस है ना, यस उसका क्या है, सबसेट है, तो V डैश डुअल स्पेस है। अब डुअल स्पेस का कोई सबसेट आप ले लो, डुअल स्पेस का कोई सबसेट ले लो, यस बात समझ आ रही है। अब जो वे सभी लीनियर फंक्शनल जो डुअल स्पेस से फील्ड में डिफाइन हो, और वो लीनियर फंक्शनल जब यस के एलिमेंटों पे लगे तो रिजल्ट क्या करते हैं, 0 कर देंगे।
जो डुअल स्पेस, यहाँ जो लीनियर फंक्शनल था वो कहाँ का है, वो भी से एफ में डिफाइंड था, है ना। जहाँ लीनियर फंक्शनल भी वो भी से एफ में डिफाइंड था, और एनिलेटर ऑफ एस में वो सभी लीनियर फंक्शनल जो भी डैश से एफ में डिफाइंड हो रहे हैं। तो भी डैश से एफ में डिफाइंड मतलब डुअल स्पेस फील्ड में डिफाइंड होने वाले बस वे लीनियर फंक्शनल जो एस के एलिमेंटों पर अपने रिजल्ट इस तरह का होल्ड करें, जीरो कर दें, है ना, वो सब के सब एनिलेटर ऑफ एस में जाएंगे। यह भी आपका इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा कि नहीं, यहाँ का जो एफ होगा ना वो भी डैश से बिलोंग करेगा, यह बिलोंग्स टू भी डैश भी डबल डैश बाय डुअल, भी डैश तो डुअल है ना, भी डबल डैश बाय डुअल, वो बाय डुअल हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, तो खाली आपको कंफ्यूज करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन लास्ट का इन पॉइंट इसको फोकस मत करिएगा। हाँ, ये लेकिन डुअल बेसिस निकालना आप जान जाइएगा, एनिलेटर का डिफिनेशन, बाय डुअल का डिफिनेशन, बाय डुअल बेसिस का डिफिनेशन, इस डिफिनेशन की स्टार्ट भी आपसे डिफिनेशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितने से क्वेश्चन हैं, आपको 8 में से 5 करने हैं, 4 में से 2 करने हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से 4 में से 2 कर सकते हैं अगर आपने सिस्टमेटिकली तैयारी करके रखेंगे तब। ऐसे आपको अगर आप ग्रुप थियरी, रिंग थियरी में है, ग्रुप थियरी, रिंग थियरी में देख लीजिए कौन सी चीजें, जैसे आइंस्टीन क्राइटेरिया आपको बताई गई है, वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट आपको रख के चलना है, सैलोज थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट रख के चलना है, शुरू में ऑटोमॉर्फिज्म पे कुछ थ्योरम आपको करवाए गए हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ये सब करवाए गए हैं। ये सब कुछ टॉपिक को आपको एकदम, है ना, अच्छे तरीके से तैयार करके चलना है। फिर आप अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में आ जाएंगे तो वहाँ पे बेसिस ऑफ डायमेंशन से थ्योरम, वेक्टर्स ऑफ स्पेस से थ्योरम, ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये सब आप करिएगा आसानी से। तो कुछ थ्योरम आप फोकस बना के, रैंक नलिटी थ्योरम है ना, ये सब बहुत फोकस बना के सही तरीके से तैयारी करिए। हाँ, तो कुछ थ्योरम आपको ध्यान रख के चलने हैं। जो ग्राम सिडमिल ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, इस पर न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं 60 में। सर जी, वो जैसे फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, जो ऑर्थोगोनल का वैल्यू निकालते थे अल्फा 1 अल्फा 2, तो सर जी 1/2 3/2 ऐसे भी समथिंग आ सकता है ना? काहे नहीं आ सकता? एग्जाम आप दिए जो क्वेश्चन, मेरा ऐसे ही आया था, मुझे काहे नहीं आ सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको न्यूमेरिकल की दृष्टि से, जैसे जो कैलकुलेशन की दृष्टि से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सही होते हैं, मतलब सिंपल कैलकुलेशन वाले होते हैं, है ना, सीधे सीधे कैलकुलेशन वाले। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है जहां पर कैलकुलेशन बहुत अट्रांग लगता है आपको। अगर याद रखिएगा, कोई सवाल आप लगा रहे हो, अगर आपको रिजल्ट तो आ रहे हैं, आपको लग रहा है रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन पटांग आपको खुद उसको देखकर संतुष्टि नहीं हो रही है, लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं आना चाहिए, कितना बटा में ऐसा, जान लीजिए कहीं कहीं गड़बड़ी है। ये लगभग मान के चलिएगा 100% कोई चीज को कहा नहीं जा सकता, पर जान लीजिए गड़बड़ी है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कभी भी आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसाना चाहता, है ना। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम में भी याद रखिएगा, कभी भी आप बैठेंगे तो कभी भी कैलकुलेशन में उसको फंसाने की कोई कोशिश नहीं होती। वो घुमा फिरा के वो आपको खाली आपका नॉलेज ही चेक करना चाहता है, आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहता है, आप कितना तेज चीजों को पकड़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, आपकी समझ को देखना चाहता है। वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहता कि चलो आप भाग देते जाओ, है ना, ऐसा नंबर दे दो कि मसला निकालने में हालत खराब हो जाए, तो आपसे मसला नहीं निकलवाना चाहता वो आपसे, तो आपसे सिस्टम पर तरीका जानना चाहता है कि कितना आपको नॉलेज है, कितनी जानकारी आपको है, बस समझ रही है। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान देना है, अब जितना है उतना आप जम कर तैयारी कीजिए। और मैं जो नोट्स भी बनवाया हूँ सब परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनवाया हूँ, उसके बावजूद भी अगर कुछ मुझे लगेगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है।